सबसे पहले तो मंथन का, अजय का, चंदना का, विजय साहब का बेहद शुक्रिया अदा कर दूं, इसलिए कि उन्होंने अपने 3 दिन के प्रोग्राम में रेजिस्टेंस की पोइट्री, प्रतिरोध की शायरी का जश्न मनाने का फैसला लिया। और ये कम से कम मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी। और मैं तीनों शायर, तीनों कवि जो आपके सामने आज मौजूद हैं, शायद मैं उन तीनों के दिल की बात कह रहा हूं कि प्रतिरोध की शायरी का जब जब जश्न मनाया जाए तब तब हमें खुश होना चाहिए। हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी बदलाव, चाहे वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें, सोवियत रेवोल्यूशन को देखें, जो कुछ हमने लैटिन अमेरिका में होते हुए देखा, हमने जो कुछ अफ्रीका में होते देखा, और 1857 की गदर में जो कुछ हमने देखा, या उससे पहले कबीर, नानक, बुल्ले शाह वगैरह वगैरह से जो हमको असासा मिला है, जो हमको खजाना मिला है, उस सब को हम प्रतिरोध की शायरी में रख सकते हैं। और इसलिए अगर हम इस 1 घंटे में प्रतिरोध की शायरी का जश्न मना रहे हैं, तो हम एक मानवता के पूरे इतिहास में जो कुछ प्रतिरोध होते रहे हैं उन सब का जश्न मना रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत एक बार फिर मुबारकबाद अपने उन साथियों को जिन्होंने मंथन की तरफ से ये सेशन रखा। मैं एक बात और प्रतिरोध की शायरी के बारे में कहना चाहता हूं। एक मिनट में इनका वीडियो आ नहीं रहा है, हुसैन का, और हुसैन का अभी आया, अंशु का आ नहीं रहा है। अगर वो आ गया तो फिर आप चालू कीजिए। अंशु जी, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। हाँ, मैंने यहाँ से तो ऑन किया हुआ है, यहाँ से तो ऑन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए। मेरा ये मानना है कि कभी कभी खुशी इस बात की भी है कि आपने इस सेशन को रखा, क्योंकि कभी कभी हमारे जो प्रोग्रेसिव अगवा नेता होते हैं वो प्रतिरोध की शायरी और शायरी को कम आंकते हैं, लिटरेचर को, म्यूजिक को, गानों को, इन सारी चीजों को कम करके आंकते हैं। और ये मेरी शिकायत लगातार अपने प्रोग्रेसिव दोस्तों के साथ रही है। लेकिन ये बात बहुत सच है मेरे ख्याल में कि कभी भी फैशन उसे कम करके नहीं आंकते। और अभी बशीर साहब ने जो बात कही वो बेहद इंपॉर्टेंट बात है, और मैं उसी के ताल्लुक से कह रहा हूं कि फैज की एक लिखी हुई नज्म जो सिर्फ शायद 200 शब्दों पे मुनहसिर है, वो 200 शब्द जनरल जिया के लिए कितनी बड़ी खतरनाक चीज बन जाते हैं ये हमने पाकिस्तान में देखा। और वही 200 शब्द सीए में के दौरान किस तरह से खतरनाक बन जाते हैं फैशिस्ट फोर्सेस के लिए हमारे मुल्क के अंदर, ये बहुत अच्छी तरह से फैशिस्ट फोर्सेस को पता है। और इसलिए सबसे पहला अटैक जो आता है वो प्रतिरोध की शायरी पे आता है। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा प्रतिरोध नहीं है जहां आपको शायरों का की भागीदारी नहीं दिखाई देगी, जहां आपको कलाकार आगे नहीं दिखाई देंगे। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि कोई प्रतिरोध हो कहीं, कोई रेजिस्टेंस हो दुनिया में, कहीं कहीं कोई इनकलाब आए किसी कोने में और वहां शायरी ना हो। तो आज मैं बेहद फख्र के साथ अपने उन 2 दोस्तों के साथ आपके सामने हूं जो सीए के दौरान हमें, खास तौर से हुसैन हैदरी, जो सीए के दौरान हमको एक बेहद इफेक्टिव शायर की तरह से दिखाई देते हैं। हमारी नस्ल के लोग अक्सर ये सोचा करते थे कि ये नस्ल जो नई है वो सिर्फ अपने तक महदूद है, अपना पे पैकेज, अपना सेल फोन, इससे ज्यादा उनकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं।
वो देश के बारे में नहीं सोचते, वो देश की कमियों के बारे में नहीं सोचते, वो समाज के बारे में नहीं सोचते, वो दुनिया के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमको झूठा साबित करने के लिए ये नस्ल जिस तरह उठ के खड़ी हुई सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान, उसने हमें पूरी तरह से हिला करके रख दिया। ये नस्ल जाग रही थी, इस नस्ल ने अपनी आवाज उठाई और बेहद बुलंद आवाज थी एक उनमें से हुसैन हैदरी की। हुसैन हैदरी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सबसे पहले अपनी नज्म सुनाने के लिए। गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मंथन का बहुत शुक्रिया, अजय सर का बहुत शुक्रिया। मैं बोलूं तो क्या, मैं मतलब मेरे पास ज्यादा बोलने को है नहीं। मैं चूंकि सीए प्रोटेस्ट की बात हुई तो मैं वहां से शुरू करता हूं कि एक कविता जो मैं काफी हद तक आइडेंटिटी एसर्शन की कविता बन गई, जबकि वो एक अलग नोशन को ब्रेक करने के शायद काम आ रही थी पहले, या जो उसका इंटरप्रिटेशन था कि वो दैट मुस्लिम्स आर अ मोनोलिथ, इस इंटरप्रिटेशन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने वाली, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाली एक पोएम थी। वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एसर्शन की पोएम बन गई मतलब। और मैं हर प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि मुझे सिर्फ पोएट्री पढ़ना आती थी। मुझे नहीं पता था मैं और क्या दे सकता हूँ मतलब इस रेजिस्टेंस में, और क्या कर सकता हूँ। मुझे जो पुरानी ट्रेडिशन है रेवोल्यूशन की और उसमें पोएट्री के योगदान की, इसके बारे में अंदाजा था कि मैंने पढ़ी हुई है, मगर मुझे पता नहीं था ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। मुझे बस ये पता था कि मुझे कैसे भी करके जाके कंट्रीब्यूट करना है। तो मुझे यही आता था तो मैंने यही कर दिया। तो मैं यही एक मतलब एक पहली नज्म के साथ शुरू करता हूँ जो मैंने धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकली, आपको समझ भी आएगा कि मतलब जो भी सुन रहे हैं उनको कि कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, मतलब जो आई गेस मेरा भी थॉट प्रोसेस थ्रू मतलब प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वाली एग्जैक्ट पोएम्स नहीं है, कुछ कुछ उसके प्रोटेस्ट के बाद लिखी हुई पोएम्स भी हैं। तो जैसे ये पहली मैं शुरू करता हूँ जो मैंने सबसे पहले प्रोटेस्ट में पढ़ी थी, वो है हिंदुस्तानी मुसलमान। तो ये मुझे वैसे भी पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो ये मैं पहले ही साइड कर देता हूँ इस बार, ताकि मैं दूसरी पहले पढ़ सकूं, बाद में पढ़ सकूं। कि इसका नाम है हिंदुस्तानी मुसलमान। की सड़क पे शाम को चलते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ, दर्जी भी, मुझमें गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे के दरबार मेरे, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैंने ये रियलाइज किया कि प्रोटेस्ट के दौरान सडनली बिकेम कि इंडियन मुस्लिम बोलना ही कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी। तो इवन दो मैं एक कहीं ना कहीं शायद मैंने जब लिखी होगी 2017 में, तो सबकॉन्शियसली मेरे ये मतलब इट वाज मोर टू बी
trying to tell others कि यार मुस्लिम्स मोनोलिथ नहीं होते, but it became an identity assertion thing, क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट में फिर मैंने बाद में रियलाइज किया, मुझे लोगों ने बताया मतलब कि आपको पहले लोग इकट्ठे करने होते हैं, आपको लोग यूनिफाई करने होते हैं, एंड दिस एक्टेड एज अ यूनिफायर, मतलब कॉलिंग पीपल एज इंडियन मुस्लिम्स. Plus, it was a direct contradiction to the CAA, because the CAA denies calling me an Indian in the first place, and I'm saying कि no, I'm an Indian Muslim. So वो एक चीज थी. तो मैं उसके बाद मतलब कुछ एक पोएम लिखी मैंने, कि अभी जैसे ये रिसेंटली मैंने अभी एक पोएम लिखी थी कि मतलब एक जो सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है कि लोहे का स्वाद, उनकी कविता है लोहे का स्वाद. तो जो कहती है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है. कि आप ऑपरेसर मतलब आपको अगर ऑपरेशन का टेक जानना है तो आप ऑपरेसर से ना पूछो, आप ऑपरेस्ट से पूछो. बेसिकली ये आई थिंक लार्जली स्टेटमेंट है. तो मैंने उसको एक्सटेंड किया है, उसको हमको उसमें कुछ और बात रखने की कोशिश की, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ डिस्कोर्स में कि मतलब एक तरह का ऑपरेशन का नैरेटिव सुनना कन्वीनियंट होता है फ्रॉम द ऑपरेस्ड. तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट लोहे का स्वाद नहीं होता, लोहे के स्वाद होता है. क्योंकि जरूरी नहीं है सबका एक्सपीरियंस एक हो. कोई बड़ा आराम से कह सकता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत तकलीफ होता है यार, घर वर नहीं मिलता किराए में यार, मतलब वो आइडेंटिटी की वजह से. कुछ का ये कि यार मेरे बेटे को उठा के ले गए कल और वो मतलब उसको टांग तोड़ दी उसकी. तो ये एक पूरी रेंज हो जाती है. मतलब कुछ मतलब मैं मतलब ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका पूरा करियर ऑल्टर हुआ है. हाँ, तो ये इस कविता का नाम है लोहे के स्वाद. हिंदी कविता है ये कि लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद. वाह. लोहार ने पढ़ ली सुदामा पांडे धूमिल की कविता और सीधा पहुंच गया अस्तबल पूछने घोड़ों से ही लोहे का स्वाद. कुछ ने हिनहिनाते हुए कहा थोड़ा फीका, थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा. कुछ ने पैर पटकते हुए कहा थूक जैसा, खून जैसा, पस जैसा. कुछ ने लगाम खींचते हुए कहा गुलामी का, विवशता का, क्रोध का. घोड़े चीखने लगे एक साथ, मच गया अस्तबल में शोर और लोहार ने उठा लिया लोहे का हथौड़ा, दे मारा एक घोड़े के सर. फिर पूछा सन्नाटे में अब बताओ मुझे, धीमे स्वर में, शुद्ध भाषा में, शांति और प्रेम से एकमत होकर लोहे का स्वाद. तो ये वाह 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 वाह, बहुत अच्छा. क्या बात. तो एक कन्वीनियंट नैरेटिव नहीं मिल सकता है आपको ऑपरेशन क्या में. बात. बहुत सारे लोग अलग रेंज में स्पेक्ट्रम में बात करते हैं. और तीसरी एक मैं पोएम सुनाता हूँ हुसैन गांधी जी पर सुनाओ. हाँ, गांधी जी पर ही मैं पोएम सुना रहा हूँ कि ये कल गांधी जयंती. तो मेरा हमेशा से थॉट रहा है कि गांधी जी इज जस्ट अ टूल, मतलब पॉलिटिकल ब्रांडिंग वगैरह का, कि मतलब जिसमें आप सारी हिंसा करें लेकिन गांधी जी को पोस्टर आगे कर दे, मतलब ऐसा. तो ये उसी के ऊपर कविता है कि किस तरह जितने भी नेता हैं वो मतलब अहिंसा का ढोंग रचते हैं, मगर अपनी अपनी हिंसा के मतलब पूरे प्रोग्राम को छुपाने के लिए. तो ये इस कविता का नाम है छिपकली. कि खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है. खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है. रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्ती लगाती है. और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धर दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है. फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है. ये वाह 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 वाह. इस तरह मतलब they keep saying कि मतलब even during बाबरी मस्जिद demolition they'll keep saying कि नहीं मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो, पर वो तोड़वा रहे हैं. मतलब they'll keep saying that नहीं हिंसा मत करो, बट वो करवा देते हैं. तो ये मतलब
थोड़ा ट्रेजिकॉमिक है। तो मतलब ट्रेजिकॉमिक तो क्या मतलब ट्रेजेडी, मतलब काफी गुस्सा दिलाने वाला ही है। तो खैर मतलब ये जो पोग्राम्स होता है, ये जो मतलब जो हिंसा करवाई जाती है जो सिस्टम के सपोर्ट के साथ, जो स्टेट सपोर्ट के साथ जो करवाई जाती है, तो उसके बाद जैसे अभी ये दिल्ली में हुआ, तो उसके बाद मैंने एक नज्म लिखी थी कि मतलब बहुत सारे लोग बोथ साइडिज्म कर रहे थे कि अरे नहीं नहीं दोनों तरफ का नुकसान हुआ है, जबकि अगर आप देखें मतलब रिपोर्ट्स पढ़ें, आप सारी अखबार भी पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों साइड का नुकसान नहीं किया गया, काफी हद तक स्टेट स्पॉन्सर्ड रहा है और काफी हद तक एक कम्युनिटी का ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें, और वो जग जाहिर है मगर वो बात की नहीं जाती। One guy is unable to. सॉरी So sorry, that was. आप सुनाएं। आप प्लीज। तो हाँ, तो ये मतलब ये जो बोथ साइडिज्म करते हैं, मतलब जो एक बड़ा ही एलीट किस्म का सेंट्रिज्म लाने की कोशिश करते हैं, जबकि क्लियरली मतलब एक लॉपसाइडेडनेस है पावर बैलेंस में। तो ये उनके लिए मैंने कविता लिखी थी। बाहर जाना है। हाँ, तो ये एक कविता है मेरी। हाँ, इस कविता का नाम है दोगले। तो ये जो बोथ साइडिज्म, बेवजह का बोथ साइडिज्म करते हैं मतलब कुछ मसलों में जहाँ पे एक ही तरफ लेना होता है आपको उसके बावजूद, तो ये इस नज्म का उन्वान है दोगले। ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो दुकानें जो दिल जले हैं वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर सितम जो ढाए वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो है कातिल अब उनके नामों को भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि दफन कराओ सारी लाशों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब दबा दो तमाम चीखों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना रातों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि सुनते जाओ अमन की बातों को खामोशी से। ये दुख पे मेरे ना रोने वाले, ये वक्त पढ़ने पे खोने वाले, ये मुस्कुरा के मुकरने वाले, ये खौफ खा खा के मरने वाले, तमाम दुनिया के सामने जो मोहब्बत दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ यारो, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये चाहते हैं कि जालिमों के जो जुल्म है वो नाहम गिना है। ये चाहते हैं हर एक इल्जाम को बराबर ही बांटा जाए। ये चाहते हैं तबाहियों पर सवाल कोई भी ना उठाए। ये चाहते हैं उदासियों पर ज्यादा मातम भी ना मनाए। ये चाहते हैं कि इनके दामन पे खून के दाग लग न जाए। ये चाहते हैं कि जिक्र इंसाफ का कहीं पर ना होने पाए। पुरानी चालाकी है ये इनकी, ये किस्से हम पहले सुन चुके हैं। रफा दफा कर रहे जो मसला, ये शर्म और डर से भर गए हैं। खड़े थे कातिल का साथ देने, ये बात अब ये भी जानते हैं। लहू की सुनवाई हो न जाए, सो हाथ पहले ही धो रहे हैं। ये अब जो बदनाम हो रहे हैं, ये अब जो तारीख में लुट रहे हैं, ये आप इज्जत ही खो चुके हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। तो ये इस तरह के मुझे बहुत नैरेटिव मिलते हैं मतलब। हाँ, तो मेरा टाइम अगर खत्म हुआ तो मैं बंद करता हूँ, वरना मैं एक छोटी पोएम और गजल सुना सकता हूँ अगर टाइम। एक और छोटी पोएम सुना दूं। हाँ, तो ये मतलब 3-4 शेर मैं आपको सुना देता हूँ। ये गजल है सोइएगा मत करके, ये मैंने प्रोटेस्ट में लिखी थी कि क्योंकि हमें हौसला बढ़ाना है, हमें लड़ते रहना है, हम रुक नहीं सकते क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और हम सबको हर दम मतलब इसको लड़ना है। तो ये उस ख्याल में लिखी थी कि ये लंबी रात है, ये जो जुल्म की रात है, कि दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत। दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत। अब पूरी रात जागना है, सोइएगा मत। दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत। अब पूरी रात जागना है, सोइएगा मत।
जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है, सोइएगा मत। जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है, सोइएगा मत। वाह वाह वाह। और जो सो रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, कितना जरूरी जागना है, सोइएगा मत। वाह वाह वाह। सो रहे हैं उनको ये जाकर वाह वाह। बताइए, कितना जरूरी जागना है, सोइएगा मत। और आखिरी शेर की, हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम। इस मुल्क को संवारना है, सोइएगा मत। हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम। इस मुल्क को संवारना है, सोइएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुसैन, बेहद खूबसूरत। बहुत बहुत अच्छा था हुसैन, बहुत अच्छा था। क्या थैंक यू बात वेरी है। मच। ऐसे ही तुम्हारे कलम में जोर बाकी रहे, बढ़े, ये हम सब की दुआ होगी। और इसी तरह से रेजिस्टेंस की शायरी से पूरे मुल्क को, समाज को, इसके हर कोने को बदलने की हम कोशिश करते रहेंगे। इस यकीन के साथ मैं अब आवाज दे रहा हूं अपने दोस्त अंशु को। अंशु से मेरी मुलाकात नहीं थी, हम एक ही शहर में पैदा होने वाले, मैं उसी शहर में पैदा हुआ, लेकिन अंशु मालविया को मैं नहीं जानता था। 2002 में जब उनकी एक नज्म सुनी, उस नज्म ने अंदर तक हिला करके रख दिया। और उसके बाद जब मैंने उनकी शायरी को सुनना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये यकीन हो गया कि हिंदी शायरी में आज के सबसे बड़े कवियों में अंशु मालविया का नाम लिखा जाना चाहिए। अंशु, आपकी नज़्में। इतना कहना चाह रहा हूँ कि उनके वीडियो के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सुनाई दे रहे हैं। तो हम ऑडियो में सुनेंगे। बहुत खूबसूरत आदमी। बस आप चालू कर दीजिए। आप मेरा यकीन माने कि अंशु बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, और हम उनकी आवाज सुन लेते हैं आज। शुक्रिया गौहर भाई, और शुक्रिया मंथन का, अजय गांधी जी का। और ये बहुत इज्जत अफजाई है कि गौहर रजा के साथ हम स्टेज शेयर कर रहे हैं, और हुसैन हैदरी जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट की आवाज बन के उभरे सारे मुल्क में, आप दोनों के साथ एक जगह पे आना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं एक गीत नुमा कविता है जो कबीर के जूते में पैर डालने की कोशिश है। पहली 2 लाइनें कबीर की हैं, और उसके बाद उसमें मैंने आगे बात बढ़ाने की कोशिश की है। एक अचंभा देखा भाई, इस कविता के संकेत एकदम साफ हैं। एक ऐसा अचंभा देख रहा हूं जहां एक शेर गायों को चरा रहा है। एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। दांत मांझ के बाल झाड़ के, गमगी है वो खीस काढ़ के। क्या बात है। दांत मांझ के बाल झाड़ के, गमगी है वो खीस काढ़ के। उलट बांसियां सारी साधे, सूखे में भी गीत बाढ़ के। वाह। दांत मांझ के बाल झाड़ के, गमगी है वो खीस काढ़ के। उलट बांसियां सारी साधे, सूखे में भी गीत बाढ़ के। एक अचंभा देखा भाई, भीतर नफरत बाहर नफरत, फुटे कुंभ जल जल नहीं समाई। एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। संविधान की खाल पे बैठा उपवासों का योगी कैसा। संविधान की खाल पे बैठा उपवासों का योगी कैसा। त्याग तपस्या देशभक्ति भी, सत्ता का ये भोगी कैसा। एक अचंभा देखा भाई, सिंहासन ले पहुंचे बन में, सिर्फ पादुका छोड़ी भाई।
सिंहासन ले पहुंचे बन में, वाह वाह वाह। फिर पादुका छोड़ी भाई, एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। चुप हो वरना विकास होगा, चुप हो वरना विकास होगा, मुंह तक आजादी भर देंगे, बराबरी से नहलाएंगे, लोकतंत्र की हद कर देंगे। वाह वाह चुप वाह। हो वरना विकास होगा, मुंह तक आजादी भर देंगे, बराबरी से नहलाएंगे, लोकतंत्र की हद कर देंगे। एक अचंभा देखा भाई, हाथ कटा फिर जीभ कटा दी, खामोशी में बरकत पाई। एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। वाह वाह वाह। शब्दों के मानी है बदले, सत्य का मतलब दुराचार है। शब्दों के मानी है बदले, सत्य का मतलब दुराचार है। लोकतंत्र का चौथा खंभा जैसे भेजे का अचार है। वाह क्या बात है। शब्दों के मानी है बदले, सत्य का मतलब दुराचार है। लोकतंत्र का चौथा खंभा जैसे भेजे का अचार है। एक अचंभा देखा भाई, सद्भावों से डर लगता है, शांति एक धमकी है साईं। एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। घेटों को अब मुल्क कहो सब, अकलियत के मतलब जानो। वाह क्या बात है। क्या बात है। घेटों को अब मुल्क कहो सब, अकलियत के मतलब जानो। बिकी जमीनें औने पौने, ठेके पर है धर्म ये मानो। एक अचंभा देखा भाई, साबरमती किनारे देखो, दंगों ने राम धुन गाई। क्या एक बात। अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक और बहुत गजब। वाह। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है अंशु। क्या एक और ऐसे गीतनुमा एक कविता है, जो बात ये हुई थी कि थोड़ा प्रोटेस्ट पोएट्री के बारे में बोलना है। हालांकि ज्यादा कुछ बोलने को रह नहीं गया। प्रोटेस्ट के जो बाबा आदम हैं, बर्तोल्ट ब्रेख्ट, वो कह गए हैं कि क्या अंधेरे दौर में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, अंधेरे दौर के भी गीत गाए जाएंगे। तो मैं उस प्रदेश से आता हूं जिसमें कल आंकड़ा निकला था, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से यूपी दलितों और महिलाओं पे होने वाले अत्याचार में नंबर 1 है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कविता सुनिए। तीन गुड़वा का नाच। तीन गुड़वा जिस लोहे के 3 पैर वाले यंत्र पे मोची काम करते हैं, जिस पे जूता गांठते हैं, उसको हम लोगों के इलाके में 3 गुड़वा कहते हैं। तो इस 3 गोड़ की कहानी एक और भी है कि विष्णु के अवतार वामन ने कैसे 3 पग में ये धरती आसमान और तीसरा पैर कहाँ रखें, तो राजा बलि के सर पे रखा था। अब ये 3 गुड़वा राजा बलि को रिप्रेजेंट कर रहा है और खेल पलटने की कोशिश कर रहा है। 3 गुड़वा नाचे 3 ताल में, 3 गोड़ से 3 लोक में, तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। वाह। 3 गुड़वा नाचे 3 ताल में, 3 गोड़ से 3 लोक में, तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। पहला पग धरती पर, दूजा आसमान में, तीजा पग वामन के सिर, पूरे जान प्राण से 3 गुड़वा नाचे तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। पहला पग धरती पर, दूजा आसमान में, तीजा पग वामन के सिर, पूरे जान प्राण से 3 गुड़वा नाचे तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। 3 गुड़वा नाचे देह लौह की गर्म धूप में, चोट हथौड़ी की खा खा कर 3 काल के 3 जाल से जान छुड़ाता नाच रहा है 3 ताल में, तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। वाह वाह वाह। देह लौह की गर्म धूप में, चोट हथौड़ी की खा खा कर 3 काल के 3 जाल से जान छुड़ाता नाच रहा है 3 ताल में, तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। 3 गुड़वा नाचे झूम झूम के, बहे पसीना बहे खून से, 3 चाल से 3 चीज को आंट रहा है, धन धरती और जंगल सब कुछ बांट रहा है। वाह
वाह वाह वाह वाह, गुरुआ क्या बात। नाचे झूम झूम के, बहे पसीना बहे खून से, तीन चाल से तीन चीज को आट रहा है, धन धरती और जंगल सब कुछ बांट रहा है। तिनगुड़वा नाचे तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। तीन लोग को वापस लेता, हमें नाच की दावत देता। तीन लोग को वापस लेता, हमें नाच की दावत देता। वामन के खलवाट पे जमकर नाच रहा है, तिनगुड़वा अपना तीन ताल से नाच रहा है। तीन लोग को वापस लेता, हमें नाच की दावत देता। वामन के खलवाट पे जमकर नाच रहा है, तिनगुड़वा अपना तीन ताल से नाच रहा है। तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। हाथ बांधकर सब कुछ सहता, पैर बांधकर कब तक रहता, कब तक मुंह में जाब लगाता। अच्छा है अब ताब लगाता, हिले कमंडल गागर कांपे, वामन का भव सागर कांपे। मनु गुरु को कांख में चापे, परिवर्तन की ताल पे कैसा नाच रहा है। परिवर्तन की ताल पे, वाह वाह। हाथ बांधकर सब कुछ सहता, पैर बांधकर कब तक रहता, कब तक मुंह में जाब लगाता। अच्छा है अब ताब लगाता, हिले कमंडल गागर कांपे, वामन का भव सागर कांपे। मनु गुरु को कांख में चापे, परिवर्तन की ताल पे कैसा नाच रहा है। तिनगुड़वा अपना तीन लोक को नाप रहा है, तिगड़िक धिन तिगड़िक धिन तिगड़िक धा। गौहर भाई, एक आप एक और आप घंटी बजा दीजिएगा और जब रुकते हो तो। इसलिए मैं कम सुनाऊंगा आप। बिल्कुल। एक और खास तौर से वो नज्म अगर याद है तो जो आपने कौसर बानो के लिए लिखी थी। जी, ये 2002 में लिखी गई कविता है। और नरोदा पाटिया जो अहमदाबाद का एक मोहल्ला है, एक झोपड़पट्टी है, वहां पे कौसर बानो रहती थीं। और जिस दिन दंगे की शुरुआत हुई, वो गर्भवती थीं और उनका पेट चीर के बच्चे को बाहर निकाला गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस कविता में तसव्वुर ये किया गया है कि वो लड़की रही होगी, कुछ और संकेतों के लिए। कौसर बानो की अजन्मी बिटिया की ओर से। सब कुछ ठीक था अम्मा, तेरे खाए अचार की खटास, तेरी चखी हुई मिट्टी अक्सर पहुंचते थे मेरे पास। सब कुछ ठीक था अम्मा, तेरे खाए अचार की खटास, तेरी चखी हुई मिट्टी अक्सर पहुंचते थे मेरे पास। सूरज तेरी कोख से छन कर मुझ तक आता था। मैं बहुत खुश थी अम्मा, मुझे लेनी थी जल्दी ही अपने हिस्से की सांस। मुझे लगनी थी अपने हिस्से की भूख, मुझे देखनी थी अपने हिस्से की धूप। मैं बहुत खुश थी अम्मा। अब्बू की हथेली की छाया तेरे पेट पर देखी थी मैंने। मुझे उनका चेहरा देखना था, मुझे अपने हिस्से के अब्बू देखने थे, मुझे अपने हिस्से की दुनिया देखनी थी। मैं बहुत खुश थी अम्मा। अब्बू की हथेली की छाया तेरे पेट पर देखी थी मैंने। मुझे उनका चेहरा देखना था, मुझे अपने हिस्से के अब्बू देखने थे, मुझे अपने हिस्से की दुनिया देखनी थी। मैं बहुत खुश थी अम्मा। मैं बहुत खुश थी अम्मा। एक दिन मैं घबराई बिछली जैसे मछली तेरी कोख के पानी में। पानी में किस चीज की छाया थी अनजानी। मुझे लगा तू चल नहीं, घिसट रही है, मुझे चोट लग रही थी अम्मा। फिर जाने क्या हुआ, मैं तेरी कोख के गुनगुने मुलायम अंधेरे से निकलकर चटक धूप, फिर चटक आग में पहुंच गई। वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था अम्मा, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था अम्मा।
अपनी उन आंखों से जो कभी नहीं खुली, मैंने देखा बड़े बड़े डॉक्टर तुझ पर झुके हुए थे। उनके हाथ में 3 मुंह वाले बड़े बड़े नश्तर थे अम्मा। वे मुझे देख चीखे। चीखे किस लिए अम्मा? क्या खुश हुए थे मुझे देखकर? बाहर निकलते ही आग के खिलौने दिए उन्होंने अम्मा। फिर तो मैं खेल में ऐसा बिसरी कि तुझे देखा नहीं। तूने भी अंतिम हिचकी से सोहर गाई होगी अम्मा। तूने भी अंतिम हिचकी से सोहर गाई होगी अम्मा। मैं कभी नहीं जन्मी अम्मा, और इसी तरह कभी नहीं मरी। अस्पताल में रंगीन पानी में रखे हुए अजन्मे बच्चों की तरह मैं अमर हो गई अम्मा। लेकिन यहाँ रंगीन पानी नहीं, चुभती हुई आग है। मुझे कब तक जलना होगा अम्मा? इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता है। वेरी पॉइंट। ये नज्म खुद अपने अंदर एक अमर नज्म है, और अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो कहीं आपका इंसान से कद छोटा है। बेहद शुक्रिया। मुझे मालूम है कि ऐसी नज्म सुनाना और सुनना दोनों मुश्किल है, इसलिए एक बार फिर मैं अंशु का बहुत शुक्रगुजार हूं इस नज्म को सुनाने के लिए। शुक्रिया गौर भाई। दोस्तों, अब वक्त कम ही बचा है। परेशानी ये है कि एक के बाद दूसरी बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने लगातार आती रहीं। तो अगर कोई शायर लिखे तो कितना लिखे, कब तक लिखे और कैसे लिखे? मैंने ये नज्म साजिश उन्नाव की बेटी के नाम लिखी थी, और आज मुझे लगता है कि देश की हजारों बेटियों के नाम है शायद। जो कुछ हमें पिछले 10 दिन में फिर से एक बार नंगा नाच देखने को मिला है, ये नज्म उसके नाम भी है, साजिश। जब साजिश हादसा कहलाए और साजिश करने वालों को गद्दी पे बिठाया जाने लगे, जमहूर का हर एक नक्श कदम ठोकर से मिटाया जाने लगे, जब खून से लथपथ हाथों में इस देश का परचम आ जाए, जब खून से लथपथ हाथों में इस देश का परचम आ जाए और आग लगाने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे, जब इज्जत लूटने वालों पर खुद राज सिंहासन फख्र करे, जब जेल में बैठे कातिल को हर एक सहूलत हासिल हो और हर बाइज्जत शहरी को सूली पे चढ़ाया जाने लगे, जब नफरत भीड़ के भेस में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब नफरत भीड़ के भेस में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब मुंसिफ सहमे सहमे हो और मांगे भीख हिफाजत की, ऐवान सियासत में पैहम जब धर्म के नारे जब लूटने वाले चैन से हों और बस्ती बस्ती भूख कुके, जब काम तो ढूंढे हाथ मगर कुछ न हाथ ना आए हाथों के, जब काम तो ढूंढे हाथ मगर कुछ हाथ ना आए हाथों के, और खाली खाली हाथों में शमशीर थमाई जाने लगे, तब समझो मजहबो धर्म नहीं तहजीब लगी है दाव पर, रंग भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर। जो मजहबो
बेहद शुक्रिया। तब समझो मजहब और धर्म नहीं, तहजीब लगी है दाव पर, रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर। उठो के हिफाजत वाजिब है तहजीब के हर मैखाने की, उठो के हिफाजत लाजिम है हर जाम की हर पैमाने की, उठो के हिफाजत। क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। बेहद शुक्रिया। मेरी एक गुजारिश है, जी हुक्म। हम 1 बजे खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा चलाइए। तब तो फिर आप तीनों भी हो, आप सामने, तो तीनों भी को कीजिए वापस बुलाया जाएगा फिर एक प्लीज। बार। इसलिए मैंने हुसैन को भी रुकने को बोला है। अच्छा, तो जरूर जरूर जरूर। दोस्तों, फैज साहब का जिक्र हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और अगर बाहर निकलें तो लैटिन अमेरिका में जिस तरह से पाब्लो नेरुदा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह फैज साहब का हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसने नई नस्लों को, मेरे बाद की नस्लों तक को गरमाया है, उनके दिमागों पे असर डाला है। ये साजिश के हमारे मुल्क को, जो हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, उस मुल्क का आधार सेक्युलरिज्म के ऊपर था, उसको तहस नहस करके ज़िया के पाकिस्तान में बदलने की कोशिश सबको दिखाई दे रही है। और अगर पाकिस्तान में समझना है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, तो फैज साहब से बेहतर शायद कोई ना हो। फैज साहब की एक बेहद खूबसूरत नज्म है इंतसाब। उस इंतजाब में शुरुआत की लाइनों में लाइनें हैं, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर इंतसाब लिखना पॉसिबल नहीं, उसके इम्कान नहीं। मैंने फैज साहब की ये 2 नज़में चुराई और अपने मुल्क को समझने की कोशिश की। नज्म जर्द पत्तों का बन। इरशाद। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे, जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, वाह वाह। फैज का देश। जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिजा की डगर, बस उसी देश तक है खिजा की डगर। जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है। मुझको क्यों था गुमा के मेरे देश में, जर्द पत्तों के झड़ने का मौसम नहीं। मुझको क्यों था यकीन के मेरे देश तक, मुझको क्यों था यकीन के मेरे देश तक, खिजा की कोई डगर ही नहीं। वाह वाह। अब जो आया है पतझड़, इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे, अगली बरसात ताने पे धुल जाएंगे। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुक सी गई, खंजरों की ज़बां रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गई, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जामो मीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गईं, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश है। वाह वाह। मेरा देश। वाह 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 गौहर भाई वाह। ऐ मेरे हमनशी जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। ऐ मेरे हमनशी जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं। ये भी सच है कि उस फैज के देश में चांद अब भी निकलता है हर शख्स वहां, बाबजोला सही फिर भी सच है यही, जिंदगी अब भी रक्सा है उस देश में,
कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं। और मेरे देश, बेहद शुक्रिया। और मेरे देश में रात लंबी सही, चांद मध्यम सही, फिर भी है ये यकीन, खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी। रन पड़ेगा बहारों खिजाओं का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी। जर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगी। वाह वाह। एक रिक्वेस्ट करो, धर्म लिपटती मैं सुना देता हूँ। इस नज्म ने मुझे देशद्रोही बना दिया। धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। वाह वाह। मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये था कि इस नज्म से पहले मैंने कन्हैया का नाम ले दिया था। धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। और एक बार और आपको बता दूं, मतलब ये अब तक सीगैराज में ही रही, लेकिन आज आम कर रहा हूं इसको, कि जब ये केस आया तो जी के जो साहब थे, जो उनकी तरफ से प्लीड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई एतराज नहीं होता अगर नई नज्म लिख करके सुनाते, इन्होंने पुरानी नज्में क्यों सुनाई। बहरहाल ये उनका व्यू था। धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। मसली कलियां झुलसा गुलशन, सर्द खिजां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है। खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले, नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं। नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। वाह वाह वो आगे वाह वाह उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। और मेरे पीछे वो सारे फनकार बैठे थे जिन्होंने सम्मान नहीं लौटाए थे। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। देशद्रोह की छाप तुम्हारे बहुत इस गजल का, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। हैदरी के नाम। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरे दोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग कुरे दोगे चिंगारी दामन। बहुत खूब। बेहद शुक्रिया। अब अपनी खुशकिस्मती ये है कि अंशु दूसरे लॉगिन से आ गए हैं और वो दिख भी रहे हैं अभी। जी क्या बात है। ये मोबाइल से कोई बात नहीं, हमें देख के अच्छा लगा। तो अंशु से शुरू करते हैं। हाँ जी दूसरा राउंड। हाँ। अंशु, भारी मांग के ऊपर आपकी वापसी। जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप फोन को स्टेबल रखिए बस। जी, परफेक्ट जी।
इरशाद। एक अभी पिछले दिनों जो, ये थोड़ी लंबी नज्म है, एक नज्म ही सुनाऊंगा। पिछले दिनों जो मजदूर अपना अपना शहर छोड़ क्या के बात गांव है इस नज्म की, क्या बात। वाह वाह वाह। उनके लिए एक शब्द ख्याल में आया, हिजरत। जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो उसमें बहुत सारे चीजें थी। उसमें एक पहलू गद्दारी का था कि उनके साथ गद्दारी हुई थी। तो इस नजरिए से फिर हमारे जितने भी इस तरह की हिजरतें हैं, चाहे वो ईसा की हो, मोहम्मद की हो, नानक की हो, मीरा की हो, सीता की हो, कबीर की हो, इन सबको एक कविता में उन मजदूरों के बरक्स बांधने की कोशिश की है। पढ़ता हूं। इरशाद इरशाद, इनायत। हिजरत। क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अम्मी आमना को खड़खड़ाती साइकिल पर बिठाए, बदहवास चेहरा हैंडल पर टांगे, गर्दन पर विश्वासघात की गठरी का बोझ लिए, वाह वाह वाह, क्या है। मक्का से मदीना भूख की सड़क पर। क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अम्मी आमना को खड़खड़ाती साइकिल पर बिठाए, बदहवास चेहरा हैंडल पर टांगे, गर्दन पर विश्वासघात की गठरी का बोझ लिए, मक्का से मदीना भूख की सड़क पर। क्यों जा रहे हो नासरत के यूसुफ, क्यों जा रहे हो नासरत के यूसुफ, अपनी हामला बीवी मरियम को लकड़ी की गाड़ी पर घसीटते बेथलेहम की ओर, जिसकी कोख में सो रहा है खुदा का बेटा। वाह। क्यों हो नासरत के यूसुफ, अपनी हामला बीवी मरियम को लकड़ी की गाड़ी पर घसीटते बेथलेहम की ओर, जिसकी कोख में सो रहा है खुदा का बेटा। कहता है रोमी सरदार, सबको नागरिकता रजिस्टर में नाम दर्ज करना है। कहता है रोमी सरदार, सबको नागरिकता रजिस्टर में नाम दर्ज करना है। रजिस्टरों के राजपथ पर आंकड़ों पर रेंगते चले जा रहे हैं, रीढ़ की लाठियों पर बेजान चेहरे लटकाए लोग, अनागरिक जन। वाह वाह वाह। है रोमी सरदार, सबको नागरिकता रजिस्टर में नाम दर्ज करना है। रजिस्टरों के राजपथ पर आंकड़ों पर रेंगते चले जा रहे हैं, रीढ़ की लाठियों पर बेजान चेहरे लटकाए लोग, अनागरिक जन। चेक पोस्ट पर कल्लों को कान तक फाड़कर रक्तिम दांत चमकाता अफसर कहता है, सरदार केवल देखना चाहता है इस रेवड़ में बागी भेड़ें कितनी हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। सरदार केवल देखना चाहता है इस रेवड़ में बागी भेड़ें कितनी हैं। मरियम की जचगी क्या गरम कोलतार पर होगी नासरत के यूसुफ। वाह। मरियम की जचगी क्या गरम कोलतार पर होगी नासरत के यूसुफ, या ट्रेन के टॉयलेट में भटके हुए उदास गडेरिए गंदले पानी के किस चहबच्चे में खुदा के बेटे का चांद सा चेहरा देखेंगे। भटके हुए उदास गडेरिए गंदले पानी के किस चहबच्चे में खुदा के बेटे का चांद सा चेहरा देखेंगे। खुदा के बेटे को खिलौना नहीं, पुलिसिया घोड़े की नाल का सलीब देना नासरत के यूसुफ। वाह 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 खुदा वाह। के बेटे को खिलौना नहीं, पुलिसिया घोड़े की नाल का सलीब देना नासरत के यूसुफ। क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बंबई से गाजीपुर उजरत के बजाय महामारी लेकर। क्यों जा रहे हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बंबई से गाजीपुर उजरत के बजाय महामारी लेकर। भूख से बेजार हो वाह वाह। या गद्दारी से रंजीदा,
रोटी की तलाश में हो या यकीन की, वाह क्या बात है, रोटी की तलाश में हो या यकीन की, एक कंधे पर बीमार हकीकत और दूसरे पर ख्वाबों की लाश लिए, रास्ते में गिरते जाते हैं दोस्त अहबाब, नाउम्मीदी के अंधड़ में, लू के थपेड़ों के शिकार होकर पसलियों में अपना घर छुपाए। वाह वाह, रास्ते में गिरते जाते हैं दोस्त अहबाब, नाउम्मीदी के अंधड़ में, लू के थपेड़ों के शिकार होकर पसलियों में अपना घर छुपाए। कहाँ जा रहे हो कबीर? मगहर बहुत दूर है, काशी ने दुत्कार दिया है तुम्हें। कहाँ जा रहे हो कबीर? मगहर बहुत दूर है, काशी ने दुत्कार दिया है तुम्हें। सड़क के किनारे करघा जलाकर सूत की रोटियां बनाओ बावले। वाह, सड़क के किनारे करघा जलाकर सूत की रोटियां बनाओ बावले। बच्चों की आंत में भूख का अनहद अट्टहास करता है। क्यों जा रहे हो कबीर? प्यास की नदी में नमक की चप्पलें पहने। क्यों जा रहे हो कबीर? प्यास की नदी में नमक की चप्पलें पहने। कंधे पर बैठी कमाली के सूखे होठों से रक्त टपक रहा है। पीछे घिसटते कमाल के पैर के छालों से दूध बह रहा है। सबसे पीछे चल रही है लोई, सूखी रोटियों का गट्ठर उठाए, महावारी के खून से राजपथ पर पैरों के निशान बनाती। वाह वाह वाह, क्या बात। सबसे पीछे चल रही है लोई, सूखी रोटियों का गट्ठर उठाए, महावारी के खून से राजपथ पर पैरों के निशान बनाती। कहाँ मरोगे तुम कबीर? मगहर कितनी दूर है, भिवंडी में मरोगे सुखमन तार से अपना गला टीप कर, कि अपने गांव जाकर एक धुर जमीन के लिए भाई के हाथों कत्ल होगे। भिवंडी में मरोगे सुखमन तार से अपना गला टीप कर, कि अपने गांव जाकर एक धुर जमीन के लिए भाई के हाथों कत्ल होगे। किस देश जा रही हो, क्यों जा रही हो मीरा? अकेली मर्दों से भरे इस ट्रक में अपना अनंत वैधव्य और अल्मुनियम के कटोरे में जहर संभाले। चित्तौड़ ने हकाल दिया है तुम्हें, जिसकी खोज में जा रही हो वृंदावन। सुना है प्रभास वन में खुदकुशी कर ली उसने, बेरोजगारी से तंग आकर। जिसकी खोज में जा रही हो वृंदावन, सुना है प्रभास वन में खुदकुशी कर ली उसने, बेरोजगारी से तंग आकर। तुम्हारे शहर पर चीलें उड़ती हैं मीरा। कहाँ जा रही हो वैदेही? मालिक का अविश्वास सीने में छुपाए और गर्भ में दो कच्ची ईंटें लिए, भट्ठे के बंद होने के बाद राख का कफन कांधे पर लटकाए। कोई मजहब पूछेगा कच्ची ईंटों का, कोई शहरियत पूछेगा। तुम्हारे शहर में शहरियत सिंहासन के पांवों से निकलती है वैदेही। तुम्हारे शहर में शहरियत सिंहासन के पांवों से निकलती है वैदेही। शहरियत खरीदी जाती है, शहरियत बिकती है, शहरियत लूटी जाती है। शहरियत समंदर पार के बैंकों में जमा होती है और शहरियत क्या बात। खरीदी जाती है, शहरियत बिकती है, शहरियत लूटी जाती है। शहरियत समंदर पार के बैंकों में जमा होती है और शहरियत चुरा भी लेते हैं सरकारी सौदागर। वाह, हमारी तुम्हारी शहरियत केंचुल सी उतर जाती है, पसीने में बह जाती है, पेशाब में छन जाती है और घावों पर जमी सूखे खून की पपड़ी की तरह ठेस लगने पर उचड़ जाती है। वाह वाह वाह। और हम खुले घावों में रेत भरकर फिर चल पड़ते हैं।
वाह वाह वाह। और हम खुले घावों में रेत भर कर फिर चल पड़ते हैं। कहाँ जा रहे हैं इतने लोग? स्काई स्क्रैपर्स के साये में, फ्लाईओवर्स के नीचे, राजपथों पर अपनी आंतें गले में लटकाए, सड़क के किनारे ठूठों पर रोटियां सुखाते, अपने हाथ टांगते, जीने की ललक पैरों में बांधे। कहाँ जा रहे हैं? पैर पैर असंख्य पैर। कहाँ जा रहे हो नानक? वाह कहाँ जा रहे हो नानक? किस प्लेटफॉर्म पर छोड़कर बाला और मर्दाना की लाशें? किसके भरोसे? अब खुदा कहीं नहीं है। क्या कहाँ जा रहे हो नानक? किस प्लेटफॉर्म पर छोड़कर बाला और मर्दाना की लाशें? किसके भरोसे? अब खुदा कहीं नहीं है। कहाँ जा रहे हो यीशु नासरी? यरूशलेम की दुर्गम पहाड़ियों की ओर, कांटों का ताज पहने अपना सलीब ढोते हुए, पीठ पर बरसते हैं कोड़े, पसीने और खून की धार तुम्हारी रीढ़ पर रेंगती है सांप जैसी। यहूदा पर यकीन का नतीजा देखा यीशु नासरी? यहूदा पर यकीन का नतीजा देखा यीशु नासरी? सरदार तुम्हारे खिलाफ हैं, अफसर तुम्हारे मुकाबिल हैं। सौदागरों ने खुदा के बेटे को बेच दिया, वाह 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 सौदागरों वाह ने देश को बेच दिया, चांदी के चंद सिक्कों की एवज में। वाह 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 वाह। सौदागरों ने खुदा के बेटे को बेच दिया, सौदागरों ने देश को बेच दिया, चांदी के चंद सिक्कों की एवज में। ये जो हो रहा है ये दुख नहीं है तथागत। ये जो हो रहा है ये दुख नहीं है तथागत। तुमने बीमारी देखी, तुमने बुढ़ापा देखा, देखी तुमने मौत, तुमने कत्ल नहीं देखा, तुमने विश्वासघात नहीं देखा। जनतंत्र की पीठ में उतरता गद्दारी का खंजर नहीं देखा। देखते तो इस बेबसी के लिए दुख जैसा आध्यात्मिक शब्द नहीं खोजते। वाह 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 वाह। देखते क्या बात तो इस बेबसी के लिए दुख जैसा आध्यात्मिक शब्द नहीं खोजते। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी माँ के कफन से खेल रहा है एक बच्चा। ये दुख नहीं है तथागत। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी माँ के कफन से खेल रहा है एक बच्चा। ये दुख नहीं है तथागत। हमारे जीवन के लिए नया शब्द खोजो बुद्ध। वाह। हमारे जीवन के लिए नया शब्द खोजो बुद्ध। हमारे मुल्क की रूह हिजरत कर गई है। वाह 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 क्या वाह वाह वाह। क्या क्या बात बात है, क्या बात है। क्या बात, क्या कहना। और इनकी जो अगली कविता पढ़ रहे थे ये, तब मुझे रामधारी सिंह दिनकर याद आए। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। ये पोएम जो सारी हदों को ट्रांसेंड करती है, चीरती हुई दुनिया के हर हिस्से में जाकर के वापस हिंदुस्तान में लौट के आती है। कमाल की नज्म है, बहुत बहुत कमाल है। आपका बेहद शुक्रिया अंशु। बहुत। हुसैन एक बार फिर वापस लौटें, अपनी एक नज्म सुनाएं। मैं अंशु जी, क्या कविताएं सुनाई है आपने। मतलब अभी इसको मैं क्या आगे पढ़ूंगा, तो कुछ छोटा सा पढ़ देता हूँ। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम है उसके हिसाब से आप बता दें। नहीं, मैं छोटी सी एक नज्म पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है वक्त ज्यादा हो गया। नहीं, कर मैं और लीजिए, पढ़ता हूं। हुसैन एक नज्म पढ़ ले, एक आप पढ़ लीजिए और फिर खत्म करेंगे। ये मतलब छोटी सी नज्म, मतलब ये बेसिकली किसी को बोलते हैं कि यार ये काफी जेनोसाइडल बातें हो रही हैं, ये तो सामने वाला एकदम कैजुअली लेता है कि नहीं यार कहाँ जेनोसाइडल है। तो मैं भी ऐसी कैजुअली मतलब एक जेनोसाइड के ऊपर पोएम लिख देता हूँ कि अच्छा मैं भी कैजुअली हूँ अपने जेनोसाइड के बारे में। थोड़ा सरकास्टिक वे में मैंने उसको लिखने की कोशिश करी। इसका नाम है नस्ल कि हमको मरना ही है। एक मिनट, थोड़ी आवाज, एक मिनट, थोड़ी आवाज। हाँ मेरे हेलो, एको हो रहा है अभी? अभी ठीक है।
हाँ ठीक है, तो ये मतलब मैंने उस पर लिखे जेनोसाइड के ऊपर की कैजुअल टाइप की कि हमको मरना ही है, मरने में क्या ही है, हमको मरना ही है, मरने में क्या ही है, कल को मरने पे होगा ना कुछ भी नया। हम पलट लें जो तारीख के कुछ वरक, तो ये देखेंगे कि इन हालातों में पहले भी कितने मरे। हमको मरना ही है, मरने वाह में वाह, क्या ही है, कल को मरने पे होगा ना कुछ भी नया। हम पलट लें जो तारीख के कुछ वरक, तो ये देखेंगे कि इन हालातों में पहले भी कितने मरे। ये तो है इर्तिका की रवायत के जो भी हो कमजोर उसको तो मरना ही है, इसमें क्या है बुरा। इर्तिका की रवायत, रिचुअल ऑफ एवोल्यूशन, ये तो है इर्तिका की रवायत के जो भी हो कमजोर उसको तो मरना ही है, इसमें क्या है बुरा। ये तो है ही जमाने की फितरत की जो भी हो नीचे उसे नीचे रहना ही है, चौंकना क्या भला। ये तो है ही जमाने की फितरत के जो भी वाह हो वाह, नीचे उसे नीचे रहना ही है, चौंकना क्या भला। ये तो है ही समाजों की आदत के जो भी हो मजलूम उसको कुचलना ही है, इसमें रोते हो क्या। ये तो है ही समाजों की आदत के जो भी हो मजलूम इसको कुचलना ही है, इसमें रोते हो क्या। वक्त की आंच पर तुम भरोसा रखो, वक्त की आंच पर तुम भरोसा रखो, लाशें जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, राख बनकर हवाओं में खो जाएंगी। जिंदा आंखें जो यादों में रह भी गईं, वो किताबों में जा दफन हो जाएंगी। फिक्र करते हो क्यों, वाह इसमें वाह उलझन वाह, है क्या। फिक्र करते हो क्यों, इसमें उलझन है क्या, और अगर है तो फिर उसको सुलझाए क्यों। अगर ये उलझन किसी से सुलझ भी गई, फिक्र करते हो क्यों, इसमें उलझन है क्या, और अगर है तो फिर उसको सुलझाए क्यों। अगर ये उलझन किसी से सुलझ भी गई तो हमें फिर से आगे उलझना ही है। जो भी होना है होकर तो रहना ही है, हमको मरना ही है, मरने में क्या ही। ये लोग वाह वाह कैजुअली वाह लेते हैं वाह, जेनोसाइड को, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा। मैं भी कैजुअली लेके बोल देता हूँ कि हाँ मरना ही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बस गौर आप हो जाए अभी आखिरी। अच्छा, अनम्यूट, ओके। अब मेरी आवाज आ रही। हाँ बिल्कुल। ये एक मुशायरा था 2002 के बाद का, और वहां मैंने बहुत सारी ऐसी नज़में सुनाई जो उस वक्त जहन पे छाई हुई थी। तो मुशायरे के बाद एक बच्चा जो हुसैन हैदरी की उम्र का रहा होगा, वो आया। हम अंधेरे में खड़े थे पीछे स्टेज के, सारे शायरों को उनके फैंस ने घेर रखा था, मैं अकेला एक तरफ खड़ा था। वो उस भीड़ को चीरता हुआ आया और कहने लगा कि मैं आपके ही लिए रुका हुआ था, और कहने लगा कि आप कुछ अच्छी शायरी नहीं कर सकते क्या। आप साइंटिस्ट हैं, कुछ उगते हुए सूरज, कुछ ढलती हुई शाम, कुछ जुल्फों के बारे में, कुछ खिलने के फूलों के खिलने के बारे में शायरी आप नहीं कर सकते क्या। आपकी शायरी में इतना खून खराबा क्यों है। उस वक्त मतलब जबान तो सादत हसन मंटो जैसे लोगों से सीखी है तो उसको चलता कर दिया, लेकिन बात दिल को लग गई। इसलिए ये जो इंट्रोडक्शन है ये इस नज्म का एक हिस्सा है। मैं इस नज्म के साथ जरूर इस इंट्रोडक्शन को सुनाता हूँ। इरशाद। ये नज्म ऐसी नज्म है जो मैंने शबनम को बाद में सुनाई, पहले उसको सुनाई। होता इसका उल्टा है कि शबनम को पहले सुना करके जो पास हो जाता है फिर वो आगे सुनाया जाता है। ये नज्म अकेली नज्म है जो पहले मैंने उसको सुनाई। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का बांकपन लिख दूं, ये चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर। वाह वाह वाह, धनक के रंग से खेलूं, लिखूं कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी आंखों की, जुल्फों की, तेरे होंठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल, वाह वाह,
वाह कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयाज मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रख उम्मीद और ये भोलापन। वो सारी वाह वाह बातें मैं हूँ, वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूं। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। वाह मैं वाह नीम के वाह नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के। बहार आए तो सब बांट दूं जमाने में, बहार आए तो सब बांट दूं जमाने में। मैं चाहता हूं मगर, मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर तीरशा में गम तो ढले। ये आग और खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सरबलंद जुनून, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ। ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम, कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है। लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज्म। वाह वाह क्या वाह क्या वाह बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। मुझे फख्र है कि आज 2 साथी ऐसे थे जिन्होंने प्रतिरोध की शायरी को एक नए दर्जे पर पहुंचाया है, नए आयाम दिए हैं। और एक बार फिर बेहद शुक्रिया मंथन का, अजय का और दूसरे साथियों का इस 1 घंटे 1.5 घंटे के प्रोग्राम के लिए।